हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग आरओ के लिए जो घटना चक्र देख रहे हैं उसमें आज से हम लोग नोट्स जो दिए हुए हैं उसको देखना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए कि आरओ का हो या कोई सा भी आप घटना चक्र उठाइए तो उसमें आपको पहले तो क्वेश्चंस दिए रहते हैं जो प्रीवियस ईयर में मतलब कि पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन, और साथ में बगल में ना साइड में आपको नोट्स दिए रहते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य करके। तो उनके जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, जो नोट्स दिए हुए हैं शॉर्ट नोट्स, आज से हम लोग वही स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोग साइंस को देखेंगे। साइंस की भागीदारी भी काफ़ी अधिक है। आप देखिए 20 से 22 क्वेश्चंस तक पूछ लिए जाते हैं। ये बात अलग है कि जो हमारा मतलब कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, सब कुछ मिक्सअप करके 20 से 22 क्वेश्चंस तक बनते हैं, लेकिन है इतने क्वेश्चंस तक बन जाते हैं लगभग। तो इसी वजह से हम लोग साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं घटना चक्र से उसको देखना चाह रहे हैं तो हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के ऑलरेडी कराए हुए हैं, अभी चल भी रही है क्लासेस, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या खास पॉइंट्स हैं। हमने बुक में जो दिया हुआ था उसी को डायरेक्ट फोटो क्लिक करके और उसको PDF फॉर्मेट में चेंज किया है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या दिए हुए हैं। तो पहले पॉइंट में इनके द्वारा मूल एवं व्युत्पन्न राशियां यानी कि जो मात्रक हैं उनके बारे में बताया गया है। मूल मात्रक के बारे में स्टार्टिंग में बता रहे हैं कि मूल मात्रक होते क्या हैं, कितने होते हैं, ये सारे पॉइंट्स। तो देखिए जो मूल मात्रक हैं वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको आपस में बदला नहीं जा सकता। टोटल इनकी संख्या बताई गई है 7, और इनके अतिरिक्त 2 पूरक मूल मात्रक भी बताए गए हैं, और वो कौन से हैं तो आगे अभी आपको दिखेंगे ही। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। जैसे व्युत्पन्न मात्रक की जो मतलब की एग्जाम्पल है वो बता रहे हैं। चाल, इसका मात्रक देखिए क्या है? मीटर पर सेकंड। इनमें मीटर और सेकंड ये दोनों मूल मात्रक हैं, और मीटर पर सेकंड जो है ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है। अब आपको एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक हैं उनको बताया जा रहा है, और एक साइड राशि लिखा है, फिर उनके मात्रक और उन्हें किस सिंबल के द्वारा हम लोग मतलब दर्शाते हैं वो भी आपको बताया गया है। तो देखिए लंबाई का जो मतलब कि मात्रक होता है ये हो जाता है मीटर, m इसका संकेत है। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, kg इसका संकेत है। समय का होता है सेकंड, और यस इसका जो है संकेत है। ताप का होता है केल्विन, और k इसका संकेत है। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, a के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक है वो होता है कैंडेला, CD से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, और MOL से इसको हम लोग दर्शाते हैं। जो पूरक मूल मात्रक हैं उन्हें देख लीजिए। पहला है तलीय कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन, RAD। घन कोण स्टेरेडियन, SR। ठीक है। अब हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो मात्रक हैं उन्हें किस पद्धति में कैसे हम लोग देखते हैं। तो पहला देखिए, पहली जो पद्धति है वो क्या बताई गई है? टोटल आपको 3 पद्धतियाँ यहाँ बताई गई हैं। जो पहली पद्धति है वो है CGS पद्धति। ठीक है। तो जो CGS पद्धति है इसमें देखिए लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः क्या होते हैं? सेंटीमीटर, ग्राम एवं सेकंड। ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कह देते हैं। किस पद्धति को? तो CGS पद्धति को। जो दूसरी पद्धति है वो है MKS पद्धति, और MKS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो मात्रक हैं वो है मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड। तीसरी जो पद्धति है वो है FPS पद्धति, जिसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, और इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो मात्रक हैं वो क्या हैं? फुट, पाउंड और सेकंड। वर्तमान में आप लोग देखिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? तो MKS पद्धति यूज़ करते हैं ज़्यादातर। लंबाई का हम लोग मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। ठीक है। अब देखिए आपको एक और पॉइंट दिया गया है कि जो प्रकाश वर्ष है ना वो किसका मात्रक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमें लगता है कि ये समय का मात्रक होगा, किंतु ऐसा नहीं है, यह दूरी का मात्रक है। ठीक है। तो प्रकाश वर्ष का मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है? वो होती है पारसेक, और एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, अर्थात 3.0857 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है। इसको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मेगावाट जो है ये क्या है? तो ये बिजली के मापने की इकाई है जो कि विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 यानी कि मिलियन वाट के बराबर होता है। द्रव यांत्रिकी यानी कि फ्लूइड मैकेनिज्म की बात की जाए तो इसके संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। मैक जो है उच्च वेग को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
क्यूसेक, जो क्यूसेक है इसे क्या कहते हैं, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। और ये क्या काम करता है, तो ये जल प्रवाह की दर मापने की एक इकाई है। क्या, क्यूसेक क्या मापता है, तो जल प्रवाह की दर। वायुमंडल में जो हम लोग ओजोन परत की मोटाई मापते हैं वो किस में मापते हैं, डाप्शन में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मापक यंत्र और पैमाने की बात की जाए तो समुद्र के भीतर छिपी हुई जो वस्तु है, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का। ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। सोनार का पूर्ण रूप क्या होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इसमें किस तरह की तरंगों का यूज किया जाता है ये भी पूछा जा चुका है। क्या है, तो पराश्रव्य तरंगों का इसमें यूज किया जाता है। आगे देखिए कि परावर्तित होकर लौटने पर जो तरंगे हैं इनसे वस्तु की स्थिति का पता लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑडियोमीटर द्वारा क्या काम किया जाता है, तो ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। ऑडियोमीटर जो है बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। अगला देखें, क्रोनीमीटर, ये एक ऐसा उपकरण है जो टेम्परेचर यानी तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन कर लेता है। कौन, क्रोनीमीटर। टैकियोमीटर की बात किया जाए तो ये क्या है, तो ये एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है यांत्रिकी, द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति से रिलेटेड पॉइंट्स। पहला क्या है, जो हम लोग वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो वॉशिंग मशीन है वो किस तरह से काम करती है इसके बारे में बता रहे हैं। और साथ में दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन है, अर्थात अब हम लोग तो गांव में रहते हैं तो हमारे यहाँ जानवर वगैरह हैं, तो मम्मी हमारे मतलब कि दही की मलाई से घी वगैरह निकालती हैं। तो अब हालांकि वो लोग मशीन से नहीं निकालती हैं, नॉर्मल घरेलू यूज़ के लिए मथनी आती है उससे निकालते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मलाई से या जो हमारा मतलब कि दही है या दूध से कौन निकालता है, हम लोग दही से ही निकालते हैं, तो उससे जो मक्खन निकालने की विधि है वो कौन से सिद्धांत पे काम करती है, तो वो जाने रहिए अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। आगे देखें, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। ये सब पूछा ही जाता है। अब देखिए कुछ अदिश राशियों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे दूरी, चाल, आयतन, द्रव्यमान आदि। अगला देखिए, न्यूटन के गति के जो द्वितीय नियम है, तो न्यूटन के टोटल 3 नियम है, पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। तो न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है ये क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर जो है ना वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसका एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, कौन सा, F बराबर ma, तो वो इसका सूत्र है, तो यही द्वितीय नियम का ही है। तो इस नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, ठीक है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है वो देख लीजिए। तो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है वो क्या है, वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और ये दैनिक अगर मतलब कि इसकी हम लोग बात करें, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है इसका दैनिक जीवन में जो उदाहरण है वो क्या है, तो पहला उदाहरण देखिए कि बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका लगना। अगर आप लोग बंदूक चलाए हों तो आपने देखा होगा जब बंदूक दागी जाती है तो जब गोली बाहर निकलती है तो पीछे की ओर झटका लगता है आदमी को, ठीक है। दूसरा, रॉकेट का आगे बढ़ना। तीसरा, कुओं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर पड़ना। और ऊंचाई से कूदने पर चोट जो है लग जाना। तो ये सब किसके उदाहरण है, तो भैया ये सभी न्यूटन के तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखें, गुरुत्व के अधीन जो गति है उसके बारे में बताया गया है। तो चंद्रमा जो है ना वो क्या है, तो भैया वो पृथ्वी का इकलौता यानी कि एकमात्र उपग्रह है, ये सब हम लोग जानते ही हैं। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6 भाग है, इसलिए चंद्रमा पर जो व्यक्ति का भार है वो पृथ्वी के जो मतलब पृथ्वी पर जो उसका भार है उसका 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसके कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होगा। तो ये इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्या है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना वो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इसके कारण जो पिंड का भार है
वह भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा यह स्थिर रहता है। तो कोई भी मतलब वस्तु हो, उसके द्रव्यमान पर जो गुरुत्वीय त्वरण है ना जी, इसका मतलब कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला देखिए कि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन हो जाता है। लोलक की कालावधि उसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। सरल लोलक का आवर्तकाल, ये सूत्र देख लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से आजकल सूत्र वगैरह पूछे जा रहे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो T = 2p√L/g होता है। अर्थात लोलक की जो लंबाई L है, जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि भी उतनी ही अधिक होगी। अगला पॉइंट देखिए, परीक्षा उपयोगी तथ्य करके दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको ये जो लिखे गए हैं वो इसी में लिखे गए हैं। कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो कितना होता, तो अभी जितना है उसका चौथा होता। ठीक है, जब कुएं से बाल्टी यानी कि पानी से भरी हुई बाल्टी को जब हम ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है वो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ये सब अब हमारे यहाँ कुआं है तो हम मतलब कि इसको फील किए हैं। जब आप कुएं के अंदर अर्थात पानी के नीचे जो है बाल्टी चली जाए, रस्सी आपकी बड़ी रहे, तो आप जब उसको ऊपर खींचते हैं ना तो बहुत हल्की लगती है, लेकिन जैसे ही पानी को छोड़ करके बाल्टी ऊपर आती है तब आप देखें फिर बढ़िया दम लगता है, बहुत मतलब परिश्रम करके पानी फिर बाहर आता है। आगे देखें, पीसा, जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो गिर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि भैया गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ये तल के अंदर रहती है। ठीक है, अगला देखें कि लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार कितना होगा, तो 0 किलोग्राम हो जाएगा। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। आगे देखें, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। कब? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही, अर्थात लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो व्यक्ति को अपना भार जो है बढ़ा हुआ महसूस होगा, नीचे आ रही है तो उसको अपना भार कम हुआ महसूस होने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण क्या होता है, तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पलायन वेग, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये पलायन वेग क्या है, तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को यदि आप ऊपर की ओर फेंक दें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आता। अर्थात हम लोग नॉर्मली अगर एक सिक्का उछालें तो फटाक से नीचे आ जाता है, लेकिन अगर आप उसे पलायन वेग से ऊपर उछाल देंगे तो फिर नीचे नहीं आएगा। अर्थात पलायन वेग कितना होता है, तो भैया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब इतनी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्थूल पदार्थों के गुण। पहला क्या है कि मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, तो जो मिट्टी का तेल है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए ये पानी पे तैरता रहता है। तो अगर आप पानी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल देंगे, जो कि अब मिलता ही नहीं है, तो आप देखिए कि वो पानी पे तैरता रहता है। आगे देखिए, साबुन के घोल के जो बुलबुले हैं ना वो बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। आगे देखिए, बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, तो इतने जो है पॉइंट्स हमने आज की वीडियो में लिए थे। अब आप लोग जैसे इंटरेक्ट करेंगे उसी हिसाब से हम थोड़ा लेंथी क्लासेस भी बनाएंगे। हम सोच रहे हैं इसे 1-1 घंटे में कंप्लीट करें तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो चलिए, यही रहा आज का अपना वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो सुबह वाली वीडियो है उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।